फर्स्ट रैंक सहित 7 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के रहे। कितनी परसेंट बनी? 53% की सर। 53% बनी और आज 5 सरकारी नौकरी पेपर क्रैक कर चुके हैं। बड़ी बात है। बट गांव में किसी के भी साथ भी घूम लेना, लेकिन इस शैतान के साथ मत घूमना। अच्छा, इसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ली इसने, हाँ। ये तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आपके इस एग्जाम को आपने क्रैक किया तो लगभग क्या कट ऑफ रहती है इसकी? ये कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल, जो आईएएस होता है सर, आईएएस ठीक है। ऑफिसर। तो आपसे किसी को मिलना है तो कहाँ आएगा? आपका ऑफिस कौन सी जगह होती है? अडल्ट्रेशन को रोकना टारगेट कमिश्नर ऑफिस से मिलते हैं। जी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में 181 एक नंबर है टोल फ्री, बिल्कुल। जो एक बनाया था, जो सीधा सीएमओ से ऑपरेट, सीएमओ ऑफिस होती है जो अपने क्या बोलते हैं कैपिटल जयपुर में होती है, जी जी। वहां से ऑपरेट होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को ऑडियंस सर को इसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। अभी एक्चुअली हम लोगों का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप पावरलेस अभी एफएसओ हाँ, अभी हम एफएसओ है बट विदाउट पावर है। और पर्टिकुलर एफएसओ को 2 होमगार्ड मिलते हैं वेरी गुड। और एक और यूं कह सकते हैं पावर और पैसा दोनों है। बिल्कुल सर। में फेल और ये है टोटल 70,000 नमूने लिए गए। प्रेजेंट में 9 से 10 हजार है। बिल्कुल। इतनी बड़ी कंट्री को कुल में ही 9 से 10 हजार एफएसओ संभाल रहे हैं। बीमार होने ही नहीं दे। हाँ, वो आपकी खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता इस प्रकार से सुधारे कि यहाँ बीमार ही ना हो। जो गर्ल्स है स्पेशली, गर्ल्स चाउमीन बहुत खाती हैं। चाउमीन तो खाती अभी है। कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, इन सब के आंसर आने के बाद में प्लेट लेके बैठना। संस्थान का प्री पीजी का और डबल का एक कोर्स चल रहा था सर, बिल्कुल, जो 1000 रुपए में मिल रहा था, उस टाइम ऑफर चल रहा था। हाँ 21 अक्टूबर को आएगा। अक्टूबर का, तो मैंने इसका फॉर्म भर दिया। मेरे को कहीं से पता चला कि इसमें अपने अपन भी एलिजिबल है हाँ, एग्रीकल्चर। हाँ, मैं सोचा अपन बाद में देखेंगे सही बात है। लगेंगे नहीं लगेंगे, बस फॉर्म तो भर ही देते। डी फॉर परजेंट मतलब आप जो काम करें उसमें परजेंट रहो, जिसको आप कंटिन्यूटी बोल रहे हो। डी फॉर डिसिप्लिन मतलब जो काम हाथ में ले रखा है उसी को करो, फालतू की इधर उधर नेतागिरी करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, एग्जाम में पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे कहीं ज्यादा टेस्ट सीरीज का होता है। वाइज सब्जेक्ट वाइज वो कंटेंट वाले क्वेश्चंस बनाए हैं सर, जो वास्तव में एग्जाम में आते हैं। वो 50-55% से ज्यादा नहीं ला पा रहा था, तो उस टाइम आपकी रैंक कौन सी आती थी टेस्ट के अंदर? सर कि जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसमें टेस्टों को घास फूस की तरह मत दिया करो आप लोग। 90% रॉयल का आता है। मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे बच्चे जो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो उन जो न्यू एस्पायरेंट्स है आपके पास में या सामने जो आने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? किसी विद्यार्थी को अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको जो मैं करता था वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब उदयपुर से जयपुर की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, बिल्कुल। और स्पीड का मतलब गति है। अब उसका फिक्स क्राइटेरिया है कि उसको 10 दिन में जयपुर पहुंचना है। अब आप कहाँ तक आपको लगता है कि जहाँ तक आपको पहुँचना था वहाँ पहुँच? अभी मैं सोचता हूँ कि मेरा ड्रीम जो है, अभी मैं आरएएस के थ्रू एसडीएम या डीएसपी बनूं सर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, 5 सरकारी नौकरी लगी। जी हाँ, आज हम ऐसे ही हमारे एक स्पेशल बच्चे से, स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 5 सरकारी एग्जाम क्रैक किए हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लगातार आपको ऐसे बच्चों से मिलाता रहा है, ऐसे होनहारों से मिलाता रहा है जिन्होंने कुछ स्पेशल किए हैं। जी हाँ, आज के इस पूरे सेशन के अंदर हमारे साथ में रहेंगे देवाशीष, जिन्होंने लास्ट एग्जाम इनका रहा है एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का। फाइनली इनका सिलेक्शन हो चुका है। इनके साथ में अपन लंबी चर्चा करेंगे। और एक ऐसा बच्चा जो 11th-12th में पढ़ रहा है या फर्स्ट ईयर में है, एमएससी कर चुका है, अगर आपका सपना है कि हमें एफएसओ बनना है तो एफएसओ से रिगार्डिंग पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे, आपको इस सेशन में देने वाले हैं। इसके अलावा देवाशीष ने किस तरीके से 5 एग्जाम एक साथ जो है क्रैक किए हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल तक तैयारियां कर ली लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहे। तो वो सभी पॉइंट जो कि एक एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है, वो कौन से ऐसे स्पेशल काम है जो देवाशीष ने किए हैं, आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करूँ तो इस फूड सेफ्टी ऑफिसर को फूड इंस्पेक्टर बोला जाता था, और इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट या पोस्ट नहीं हुआ करती थी। जो मेडिकल ऑफिसर है अपने, जो आपके एमबीबीएस के कैंडिडेट है या मेडिकल डिपार्टमेंट के जो भी कैंडिडेट है, वो ही इस काम को देखते थे। लेकिन पहली बार 2019 के अंदर एफएसओ नाम से, फूड सेफ्टी ऑफिसर नाम से राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाली, जिसकी 98 टोटल पोस्ट थी। फिर दोबारा आपके पास राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई 2022 के अंदर 200 पोस्ट के लिए। तो अब आपका एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी है एफएसओ के लिए। आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आएगी आपके पास एफएसओ के नाम से ही आने वाली है। 100 पोस्ट ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट हो चुकी है, जिसके बारे में बजट में डिस्कशन हो चुका था। तो आज हम एफएसओ के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले एफएसओ 2022 की जो वैकेंसी थी उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नोटिफिकेशन जो है आपका जो आया था वो आया था 21 अक्टूबर 2022 को। और मैंने उसी टाइम बोला था, कुछ वीडियोज बना के भी आपको जानकारी दी थी कि आपकी दिवाली एफएसओ वाली होनी चाहिए।
तो ये 21 अक्टूबर 2022 को आपकी वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था और 27 जून 2023 में इसका एग्जाम हुआ। 2 गुना का आपका रिजल्ट आया 20 फरवरी 2024 को और फाइनल जो आपकी लिस्ट आई थी वो आई 10 जून 2024 को। जब फाइनल लिस्ट आई तो मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की चर्चा करूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो रॉयल से सिलेक्ट हुए। तो आपको बताना चाहूंगा 200 बच्चों में 40 प्लस बच्चे एफएसओ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से बने हैं। और रैंक की बात करूं तो बताना चाहूंगा टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में फर्स्ट रैंक सहित 7 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के रहे, कुल 40 प्लस रहे। उन 40 प्लस बच्चों में से एक स्टूडेंट हमारा आज आपके साथ में है जिसका नाम है देवाशीष। तो देवाशीष से आपको मैं मिलाऊंगा और हम चर्चा करेंगे कि एफएसओ के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे आप बन सकते हैं, क्या इनका काम है। इसके अलावा इन्होंने किस तरीके से तैयारी की कि एक टफ समझे जाने वाले एग्जाम को इन्होंने आसानी से क्रैक कर लिया। तो सबसे पहले देवाशीष आपका रॉयल परिवार में हार्दिक स्वागत थैंक है। यू सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये वो बच्चा है जिसने सब कुछ छोड़ के और अपने दादाजी के नाम, एक जो इन्होंने मुझे बताया जब हमारी चर्चा हुई कि दादाजी ने कहा कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, उस एक लाइन को सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और मुझे लगता है उसकी वजह से आज हम दोनों साथ में बैठे हैं। देवाशीष आप एफएसओ बने, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हम आपको सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, कौन सी डिग्री आपने की और कहाँ से की है, थोड़ा डिटेल में बताएं और 10th 12th को भी आप मेंशन जरूर करें। बिल्कुल जी सबसे पहले थैंक यू सो मच जीएल सर। जी आपने मुझे रॉयल संस्थान के इस मंच के माध्यम से बच्चों से 2 बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया और धन्यवाद सर। मेरा नाम देवाशीष कुमार है। जी। मैं बेसिकली भरतपुर जिले के गादोली गांव का रहने वाला हूँ। गुड। मैंने अपनी 10th और 12th गादोली गांव के ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की अच्छा, थी। सरकारी स्कूल में पढ़े आप? बिल्कुल सर, जी जी सरकारी स्कूल से की थी। जी। मैं शुरू से ही कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। जी जी। मेरी 10th में बहुत एवरेज परसेंट थी, कितनी परसेंट बनी? 53% थी सर। बिल्कुल। 53% बनी और आज 5 सरकारी नौकरी पेपर क्रैक कर चुके हैं, बड़ी बात है। बिल्कुल सर, उस जी। टाइम पढ़ने लिखने का मेरा इतना रुझान था नहीं सर कि अच्छा। मेरे को आगे जाके कुछ बनना है, ये है वो। फिर उसके बाद सर मेरे दादाजी ने मेरे को मोटिवेट किया अच्छा। कि जिंदगी में शैतानी करने से कुछ नहीं होता है, जिंदगी में पढ़ना भी एक जरूरी चीज होती है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। दादाजी की बातों से मैं प्रेरित हुआ। अच्छा फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने 12th में एग्रीकल्चर ली। अच्छा। और एग्रीकल्चर जब मैंने ली तो मैंने अपने स्कूल में सेकंड रैंक ऑब्टेन की सर। अच्छा, स्कूल में सेकंड टॉपर बन गए? सेकंड टॉपर तब Very मेरी good. 78% बनी 12th में। अच्छा गुड। 12th में फिर उसके बाद मैंने जेट के लिए क्रैश कोर्स किया। जी। मैं उसके लिए घर वालों ने, मैं जुड़ना तो रॉयल संस्थान से चाहता था, लेकिन घर वालों ने दूर की वजह से मेरे को नहीं भेजा। अच्छा ठीक इसलिए है। मैंने जयपुर की एक कोचिंग थी जिससे मैंने अपना क्रैश कोर्स किया ठीक है। और खूब मेहनत की और मैंने क्रैश कोर्स में ही ऑल ओवर राजस्थान में 39 मेरी रैंक आई Good. और 378 में नंबर आया, जिससे मेरा बीकानेर में सिलेक्शन हुआ। Good. तो मैंने अपनी यूजी बेसिकली कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से की है। बीकानेर से की और दिनेश कुमावत और आपके हाँ, वो मेरा महेंद्र classmate कुमावत है। और ये सब आपके क्लासमेट क्लासमेट है? थे सर बिल्कुल। जी जी। उसके कॉलेज में पश्चात मैंने जी। फिर प्री पीजी की तैयारी की। अच्छा। उसमें मेरी ओवरऑल राजस्थान 6th रैंक आई थी। गुड। और फिर मेरा आरसीए में चयन हुआ। ठीक है। फिर मैंने आरसीए में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से एमएससी की Good. और सौभाग्य से मैं अपने डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी अच्छी जर्नी रही है और आप देख सकते हो 53% से गोल्ड मेडल तक आप पहुंचे हैं और बहुत ही बढ़िया आपने। अच्छा, मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि कई बार बच्चे के 10th क्लास में स्पेशली, क्योंकि बच्चों को जज वही करते हैं, बिल्कुल सर। 53% आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज का एक अलग ही नजरिया हो जाता है बच्चे बिल्कुल सर, पे। बिल्कुल। तो कोई आपके पास ऐसा इंसिडेंस हुआ कि बिल्कुल सर। 53% आने पर लोग आपको अलग नजर से बिल्कुल देखने सर। लगे? गांव में ऐसा सीन था सर कि गांव के जो लोग थे, पढ़े लिखे बच्चे होते थे, जी। उनके माता पिता उनको बोलते थे कि गांव में किसी के भी साथ भी घूम लेना, लेकिन इस शैतान के साथ मत घूमना। अच्छा। इसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ली इसने, हाँ, हाँ। ये तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अच्छा अच्छा। ऐसे करके ताने मिलते थे सर मुझे। और आज की क्या स्थिति है? आज वही घर वाले, अगर उनके बच्चे मेरे साथ है तो सबसे सेफ और सिक्योर फील करते हैं। बहुत बढ़िया। ये होती है लाइफ में टर्निंग पॉइंट और ये होता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कहाँ खड़े हो और कहाँ जाना चाहते हो, अगर जिस दिन आप सोच लो कि भाई मुझे अपने आप को चेंज करना है या गियर चेंज करना है, तो आप कर सकते हो और आपने करके दिखाए हैं। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए। मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं है कि फटाफट पूछ के ये वीडियो में कंप्लीट कर दो। हमारा मकसद है एक छोटी छोटी बात बच्चों तक पहुंचे और हर बच्चा अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि वास्तव में मैं भी
इनके जैसा ही हूँ और आज मैं भी चाहूँ तो आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए हम धीरे धीरे वो सभी पॉइंट यहाँ मेंशन करेंगे जो कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए जरूरी है। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा बताएं। बेसिकली सर मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। बिल्कुल। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। गुड। सामान्य परिवार से आप। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी ये 5वीं जॉब लगी है, बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको ये बताएं कि आपकी 4 जॉब और कौन सी रही बिल्कुल और वो कब कब लगी आपकी। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले मैंने 2021 में डब्ल्यू की 21 पोस्टें आई थी बिल्कुल राजस्थान में। उसमें बिल्कुल मेरी कैटेगरी बिल्कुल। की एक पोस्ट थी। अच्छा, एक ही पोस्ट थी। बिल्कुल एक ही पोस्ट थी सर। गुड। उसमें मैंने फॉर्म भरा, अच्छा उसकी कुछ दिन तैयारी की, उसका मैंने एग्जाम दिया। मेरा सबसे पहला लाइफ का एग्जाम वही था गवर्नमेंट जॉब। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने दिया एफएसओ का एग्जाम सर। ठीक है। एफएसओ के कुछ दिन बाद ही लेबर असिस्टेंट का एग्जाम दिया मैंने सर। गुड। फिर मैंने एक टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम दिया, गुड। कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर का। जॉबनेर का। फिर मैंने डबल आरओ का एग्जाम दिया। ठीक है। किस्मत से सर भगवान और मेरे दादा दादी जी के आशीर्वाद से मैंने 5वें एग्जाम में सफलता प्राप्त की अच्छा। और मेरा सब में चयन हुआ। बहुत मेरा बढ़िया। प्रयोगशाला सहायक में भी चयन हुआ, मेरा तकनीक सहायक में भी हुआ, सहायक कृषि अधिकारी में भी हुआ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी में हुआ और डब्ल्यू आर ओ में अभी भी हो डबल गया। आरओ। और मैंने इनको फोन किया था आज के 10 दिन पहले, और कॉन्फिडेंस देखना आप, मैंने फोन किया था कि देवाशीष आपका एफएसओ में नंबर आ गया है, इसके लिए आपको बधाई हो। तो इन्होंने कहा कि सर मेरे ऑलरेडी जो है ये 5वीं जॉब है। तो मैंने कहा कौन कौन सी है, तो इन्होंने कहा कि 4 तो सर मेरे फाइनल सिलेक्शन हो गया हूँ और WRO एग्रोनॉमी का रिजल्ट आने वाला है, 100% मेरा उसमें भी होगा, और 3-4 दिन बाद में रिजल्ट आ गया और फाइनली आपका हो भी गया था। तो ये कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी तैयारी है, आपको अपने आप पर विश्वास है, तो डेफिनेटली नंबर आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सबसे पहले कब जुड़े, आप कब से संस्थान को फॉलो कर रहे हैं। सर मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, अपनी जी जेन्युइन जी। रिव्यू देता हूँ सर। अच्छा। एक्चुअली सर मेरा सपना तो रॉयल से जुड़ने का 12th क्लास के बाद ही था। ठीक है। लेकिन मेरे घर वालों ने, क्योंकि उदयपुर दूर था, तो उन्होंने मेरे को इतना दूर भेजा नहीं, इसलिए ठीक है। जयपुर भेजा। इसलिए मैंने जेट की तैयारी रॉयल संस्थान से नहीं कर पाया, जी। मैं बीकानेर चयन हुआ। लेकिन जब मैं 4th ईयर में था, बिल्कुल। तब उस समय मुझे डब्ल्यूओ की और प्री पीजी की तैयारी करनी थी। ठीक तो है। उस समय रॉयल का एक ऑफर चल रहा था, डब्ल्यूओ का और प्री पीजी का कंबाइन कोर्स मिल रहा था 1000 रुपए में। तो मैंने वो ऑनलाइन कोर्स लिया और उससे प्रॉपर स्टडी की, और मुझे सच में ही स्टडी में उस कोर्स में 4 चांद लगाए और मेरा डब्ल्यू में भी सिलेक्शन हुआ और प्री पीजी में 6 रैंक आई। अच्छा, आपने जो रॉयल का कंटेंट पढ़ा उस टाइम, बिल्कुल प्री पीजी और डब्ल्यूओ के लिए, तो उस टाइम आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो गई होगी, सभी सब्जेक्ट ओवरऑल, क्योंकि 12 से ऊपर टीचर हमारे प्री पीजी और डब्ल्यूओ के कोर्स में पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब अभी तक हमने ये देखा कि एफएसओ राजस्थान में कब आया, कब से इसकी पोस्ट क्रिएट हुई, और देवाशीष कौन है और कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम एफएसओ के बारे में बात करेंगे कि एफएसओ कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि एफएसओ की पे ग्रेड क्या है और कौन से लेवल की जो ये पोस्ट है आपकी। एक्चुअली फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट और राजस्थान के जो पे स्केल होते हैं उनके अकॉर्डिंग 4200 ग्रेड पे की है, और जो L11 के अंदर आती है। L11 के अंदर आती है और 4200 रुपये पे ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एफएसओ बनना है तो लगभग 10 डिग्री के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बीएससी अगर आपके, इसके अलावा मास्टर इन केमिस्ट्री, या आपने एमबीबीएस कर रखा है या फिर आपने बीवीएससी कर रखा है, इस तरीके से 10 जो डिग्री के बच्चे हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और उनमें से आप बीएससी एग्रीकल्चर से रहे। बहुत बढ़िया। तो एफएसओ का एग्जाम पैटर्न क्या है, बच्चे ये जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरीके के जो है एग्जाम का इसका जो है पैटर्न रहता है। बेसिकली सर ये आरपीएससी द्वारा आयोजित एक एग्जाम है जी, जिसका एग्जाम पैटर्न, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 150। जिसके अंदर 2 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। ठीक है। एक तो होता है जीके जीएस का एक पेपर, मतलब दोनों कंबाइन एग्जाम होते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से जीके और जीएस के। बहुत बढ़िया। जिसमें जीके की 3 सब्जेक्ट होती हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी 8 सब्जेक्ट आती हैं, जिसके 110 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, 8 सब्जेक्ट में जैसे आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा एग्रीकल्चर की 3 सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉ वगैरह, कुछ पोस्ट हार्वेस्ट, ये सारे कुछ सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट है, जिनमें से 110 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन आपके जीके वाले पार्ट से आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि 150 क्वेश्चन जो आपके गए हैं, उनमें से आपका 150 का पेपर हो रहा है ओवरऑल, तो आपके इस एग्जाम को आपने करेक्ट किया तो लगभग क्या कट ऑफ रहती है इसकी। इसका सर कट ऑफ देखें तो कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं रही थी सर। अच्छा अच्छा। हमारे टाइम पे हम मोटा मोटा मैं बताता हूँ आपको जी कि जी। जो ST SC है, हाँ। उसकी 65 से 72-73 के बीच में कट ऑफ रही थी। अच्छा, ठीक है। और ओबीसी, EWS और जनरल की कट ऑफ 80 to 87 के बीच में रही थी। बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लगभग अगर 50% आप पेपर अटेम्प्ट जिन बच्चों ने कर लिया था काट पीट के, वो बच्चे जो है आपके एफएसओ बन गए थे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देख के।
और मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप कट ऑफ का पता कर सकते हो। तो कट ऑफ कुल मिला के बहुत ज्यादा नहीं जाती है, और अभी आरपीएससी जो भी एग्जाम ले रही है उनकी कट ऑफ कम ही जा रही है। बिल्कुल सर, पेपर बहुत हार्ड आते हैं। हाँ। अच्छा, एफएसओ के लिए जैसे आप एफएसओ बन गए तो आगे फ्यूचर आपकी, अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपकी पोस्ट है, तो इन फ्यूचर आपका प्रमोशन कैसे होता है और क्या उसका क्राइटेरिया हाल फिलहाल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको? इसका सर मैं थोड़ा सा समय लूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा, इसको जी। आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। बिल्कुल। कि हर कंट्री के अंदर फूड क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं। ठीक जैसे है। अपने कंट्री के अंदर सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, वो एफएसएसएआई है, बिल्कुल। जो अपनी कंट्री में रेगुलेट करती है खाने पीने की चीजों की क्वालिटी को इंश्योर करती है। ठीक है। तो वो अपनी कंट्री की सेंट्रल की एपेक्स बॉडी हो गई। गुड। फिर अपने स्टेट लेवल पे इसकी जो कैडर को हम देखें तो सबसे बड़ी रैंक होती है कमिश्नर। ठीक है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल, जो आईएएस होता है सर, आईएएस ठीक है। ऑफिसर। गुड। उसके बाद होता है एडिशनल कमिश्नर, जो आरएस ऑफिसर होता है। ठीक है। उसके बाद 3 पोस्टें होती हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर डीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर। गुड। अर्थात अगर आप एफएसओ पे बने हो तो आप एफएसओ से अगला प्रमोशन डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक फिर उसके है। बाद ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंच सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया। जैसे मान लो कोई एफएसओ बने हैं, आप बने हो, तो आपसे किसी को मिलना है तो कहाँ आएगा? आपका ऑफिस कौन सी जगह होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसका सर एक्चुअली ऑफिस जो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है मेन, बिल्कुल। वहाँ पे जो सीएमएचओ कार्यालय होता है उसके पास या उस कार्यालय के अंदर ही फूड और ड्रग कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है। अच्छा। जिसके अंदर 2 ऑफिसर्स बैठते हैं, एक तो जी। डीसीओ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, जी। जिसको डीआई ड्रग इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, और जी। एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड इंस्पेक्टर। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सीएमएचओ ऑफिस के आसपास ही इसका ऑफिस होता है। गुड गुड गुड। अच्छा, अब ये भी जानना चाहेंगे जो भी ऑडियंस है वो, कि आपका एक्चुअल में किस तरीके से आप काम करते हैं, काम का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप आपकी एक्टिविटी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। एक्चुअली सर फूड सेफ्टी ऑफिसर के तो मतलब कि इसका मैं पूरा सीन बताता हूँ आपको जी, सर, जी, कि जी। कैसे ये वर्क करता है। बिल्कुल। अब जैसे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फूड सेफ्टी ऑफिसर लगे हुए हैं सर, बिल्कुल। तो उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तहसीलें हैं, वो तहसीलें हम एफएसओ को, जो कमिश्नर होते हैं सर, जो फूड सेफ्टी, वो बिल्कुल। डिवाइड कर देते हैं जुरिडिक्शन। ठीक है। सपोज कीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 6 तहसीलें हैं, बिल्कुल। तो उसके अंदर 3 एफएसओ हैं, तो उनको 2-2 जुरिडिक्शन वो मिल गए। अलॉट कर देगा कमिश्नर। तो पर्टिकुलर एफएसओ अपने जुरिडिक्शन में ही बाध्य होता है कि अपने जुरिडिक्शन में ही उसको देखना होता है बिल्कुल। कि खाने पीने की चीजों का, कोई फैक्ट्री वगैरह का। तो एफएसओ का मेन कार्य होता है कि अडल्ट्रेशन को रोकना। बिल्कुल। अगर उसको लगता है एफएसओ को कि कोई, सपोज किसी फैक्ट्री में एफएसओ गया, उसको लगता है कि यहाँ पे अडल्ट्रेशन हो रही है, तो उसको सीज करने की भी पावर होती है। अच्छा, सीज भी कर सकते डायरेक्ट हैं। सीज कर सकता है। ठीक अगर है। उसको शक हो रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अगर अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है, तो सीज करने की पावर भी दी हुई है सरकार ने उसके अंदर। बिल्कुल। और एफएसओ का बेसिकली काम सैंपलिंग का होता है। अच्छा। जो टारगेट कमिश्नर ऑफिस से मिलते हैं एफएसओ को कि आपको मंथली कम से कम इतने सैंपल तो लेने ही है, ज्यादा से ज्यादा आप इतने भी ले सकते हो। बिल्कुल। सैंपल लेने के बाद, सैंपल हमने ले लिया, कलेक्ट करने के बाद वो लैब जाता है, लैब से जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, बिल्कुल। और रिपोर्ट आने के बाद फिर रिपोर्ट में पता चलता है कि वो किस कैटेगरी में है। बिल्कुल। वो जो अपने प्रोडक्ट्स का सैंपल लिया है वो सेफ है, सेफ मींस खाने योग्य है, बिल्कुल। अगर अनसेफ है मतलब खाने का काम का है ही नहीं वो। बिल्कुल। और तीसरा सब स्टैंडर्ड। ये 3 कैटेगरी होती है, इन तीनों की अलग अलग धाराएं हैं। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग फिर उन पे जुर्माना या फाइन लगता है, और कभी कभी जेल भी होती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। अब किसी आम आदमी को, जो सामान्य आदमी है, रोड पे चलते आदमी को किसी की शिकायत करनी है कि सर यहाँ पर अडल्ट्रेशन हो रहा है और ऐसा ऐसा चीजें चल रही है, तो उस केस के अंदर वो कैसे संपर्क करेगा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए सर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे पूर्व माननीय चीफ मिनिस्टर साहब अशोक गहलोत जी का। जी जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में 181 एक नंबर है टोल फ्री, बिल्कुल। जो एक बनाया था, जो सीधा सीएमओ से ऑपरेट, सीएमओ ऑफिस होती है जो अपने क्या बोलते हैं कैपिटल जयपुर में होती है, जी जी। वहां से ऑपरेट होता है। बिल्कुल। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति, हम्म। अगर किसी को लगता है कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, कहीं मिलावट हो रही है, तो इस 181 नंबर पे टोल फ्री नंबर है, इस पे कभी भी कॉल कर सकता है। बिल्कुल और इस बिल्कुल। नंबर को सीधा सीएमओ ऑफिस से मॉनिटर किया जाता है। गुड। जिस भी संबंधित अधिकारी है उस क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, तो उस अधिकारी को सीधे निर्देश होते हैं सीएमओ से कि वो 48 घंटे में समस्या का समाधान करे। बहुत तो ये बढ़िया। बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी कोई व्यक्ति को लगे कि कहीं पे मिलावट हो रही है, तो वो 181 पे टोल फ्री नंबर पे शिकायत करे, उसका 48 घंटे के अंदर समाधान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। कुल मिला के कहीं पर भी आपको शक है, डाउट है, 181 पे आप शिकायत कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट जो है नंबर दे रखे हैं। अब मैं चाहूंगा कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल सर, हमारी ट्रेनिंग तो कंप्लीट। ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को, ऑडियंस को इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। कि एफएसओ के अंदर जो इसका पूरा सीन है सर, पेपर से लेके ज्वाइनिंग तक, वो मैं आपको समझाता हूँ सर। कि हमने पेपर दिया, पेपर में हम फाइनली सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल। उसके बाद 2 चीजें होती हैं, एक तो ज्वाइनिंग और एक होता है अपॉइंटमेंट। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है। बिल्कुल। हम लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट के बीच में होती है ट्रेनिंग। ठीक है। ज्वाइनिंग हम लोगों की हो चुकी थी दिसंबर में, ठीक फिर है। हमारी ट्रेनिंग हुई। बिल्कुल। ट्रेनिंग 2 पार्ट में होती है। अच्छा।
ट्रेनिंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है 15 दिन की ट्रेनिंग, बिल्कुल। एक होती है 26 दिन की। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर एफएसएसआई से एक्सपर्ट आते हैं जो हमको रूल रेगुलेशन नियम कानून सिखाते हैं, कैसे हमको काम करना है, आगे जाके कौन कौन सी धाराएं हैं, एफएसएसआई जो एक्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें बताती है। फिर उसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हमको ओजीटी ट्रेनिंग कराई जाती है जो 26 दिन की होती है। वो होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, जिसमें जो पहले लगे हुए सीनियर ऑफिसर्स होते हैं अच्छा। उनके साथ हम बैठ के जाते हैं, वो हमको सिखाते हैं कैसे हम सैंपल लें, कैसे लीगल कार्रवाई करें। वो उनको कोर्ट का भी सिखाते हैं कि सैंपल लेने के बाद हमको अगर कोई चीज अनसेफ आई तो उस पर कैसे कोर्ट में कार्रवाई करें। बिल्कुल, तो सारी बिल्कुल। प्रोसेस है, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। फिर ये कंप्लीट ट्रेनिंग 40 दिन की हो जाती है, 15 दिन की, 14 दिन की वो और 26 दिन की है। उसके बाद फिर एफएसएसआई सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं, अच्छा, पर्टिकुलर एफएसओ के। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे हमको गजट नोटिफाइड किया जाता है। उस नोटिस के बिहाफ पे हम लोगों को पावर मिलती है, अपने मतलब एफएसओ की पावर मिलती है सैंपल लेने की, सब चीज की। अभी एक्चुअली हम लोगों का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप पावरलेस एफएसओ है? अभी हम एफएसओ है बट विदाउट पावर है। अच्छा, हमारा जल्दी इस महीने में गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, हमको हमारी पावर मिल जाएंगी और हमारी फाइनल पोस्टिंग हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप एफएसओ लग गए तो सरकार से आपको और कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सर एफएसओ के अंदर जो राज्य सरकार में ए ग्रेड ऑफिसरों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी मूलभूत सुविधाएं हमको एफएसओ में मिलती है। अच्छा, जैसे एक एफएसओ को ऑफिस होती है फूड एंड ड्रग कंट्रोल की, उसके अंदर 2 ही बड़े ऑफिसर होते हैं, एक तो डीसीओ ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर, वो अपना क्षेत्र देखता है, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर। बिल्कुल, दोनों को पूरा सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है, लैब टेक्नीशियन, बाबू, पियोन वगैरह जो भी है। अच्छा, और पर्टिकुलर एफएसओ को 2 होमगार्ड मिलते हैं, वेरी गुड। और एक पर्सनल कार मिलती है सैंपलिंग करने के लिए या फील्ड में जाने के लिए सर। अच्छा, किसी को लगता है रिस्क है कोई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिस्क है तो अपने को 2 होमगार्ड मिलते हैं। हाँ, तभी बोल रहा हूँ आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है और सरकारी क्वार्टर वगैरह ये सारी सुविधा मिलती है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुल मिला के अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, और यूं कह सकते हैं पावर और पैसा दोनों है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर मैं देख पा रहा हूँ, आपको बताना चाहूंगा, इसकी हेडिंग ये आई है, खाद्य सुरक्षा की पोल 15,644 नमूने फेल, और यह टोटल 70,000 नमूने लिए गए थे, उनमें से 15,000 फेल हो गए। मतलब हर चौथा नमूना जो सैंपलिंग हुई थी उसके अंदर हर चौथा सैंपल जो आपका गलत पाया गया। तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे कि अभी अपने देश के अंदर खाने पीने की जो भी चीजें मिल रही है उनमें कितनी मिलावट है, और कौन सी सेफ है, कौन सी अनसेफ है, और विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा सा गाइड करें ताकि खाते पीते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। जी देखो सर, आजकल ऐसा है कि हमारी कंट्री एक तो पॉपुलेशन में वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। चाइना के बाद अपनी कंट्री आती है। कम से कम 1.4 मतलब 140 करोड़ अपनी पॉपुलेशन। 140-150 करोड़ है, बहुत बड़ी कंट्री है अपनी सर। और अपन फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो वर्किंग है प्रेजेंट में 9 से 10 हजार है। इतनी बड़ी कंट्री को कुल में ही 9 से 10 हजार एफएसओ संभाल रहे हैं। गवर्नमेंट और एफएसएसआई धीरे धीरे काम कर रही है, नए नए रिक्रूटमेंट ला रही है, मैन पावर बढ़ा रही है। इस चीज के लिए सबसे बड़ी इशू मैन पावर का है। धीरे धीरे सरकार इस पे ध्यान दे रही है और मैन पावर बढ़ा रही है। इसलिए सर ये तो हम लोग का काम है, हम लोग करते हैं। उससे पहले सर मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। बिल्कुल, कि आपकी हेल्थ को बचाने के लिए एक्चुअली 2 वॉरियर होते हैं। एक तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर से पहले होता है एफएसओ। बिल्कुल, डॉक्टर आपको बीमार होने के बाद बचाता है। बिल्कुल, एफएसओ वो आदमी होता है जो आपको बीमार होने ही नहीं दे। वो आपकी खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता इस प्रकार से सुधारे कि आप बीमार ही ना हो। तो डॉक्टर से पहले का पहला डॉक्टर कौन होता है? एफएसओ। लेकिन हम लोगों की मैन पावर एक्चुअली कम है कंट्री में। हम लोग भी अपने निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन उससे जरूरी भी होता है कि जो कंज्यूमर है उसको भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। उसको अवेयर होना जरूरी है। बिल्कुल सर। जैसे हम टीवी पे देखते थे, पहले ऐड आता था कि जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल, उस ऐड का बहुत बड़ा मीनिंग था कि जो कंज्यूमर है, चीज को खरीदने वाला है, उसको भी अवेयर होना जरूरी है, पढ़ा लिखा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर, कि मार्केट में कोई व्यक्ति है, कोई बिस्किट खरीद रहा है, कोई घी खरीद रहा है, कोई खाने पीने की नमकीन खरीद रहा है, वो व्यक्ति पैसे देता है और सीधे खरीद लेता है। लेकिन कभी उसने आज तक चेक नहीं किया कि उस पैकेट की डेट, मतलब उस पैकेट में सब कुछ मेंशन होता है, ब्रांड का नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायर, लेकिन वो कभी ये इंश्योर नहीं करता वो चीज एक्सपायर है या नहीं है। बिल्कुल, और मार्केट में आधी से ज्यादा चीजें एक्सपायर हुई मिलती है। अब सर इसमें दुकान बेचने वाले की गलती थोड़ी है अगर वो एक्सपायर बेच रहा है। हाँ, इसमें गलती खाने वाले की है। हाँ, अगर वो जो आप लेके आ रहे हो तो कम से कम चेक तो करो। बिल्कुल ये है सर। और आज के टाइम पे कुछ बहुत खतरनाक चीजें हैं जो अपने मतलब बॉडी, मतलब अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो उन चीजों का विशेष ध्यान रखो। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज का, कि आज के टाइम पे सबसे सस्ता पानी है सर। पानी की बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की आती है, उससे सस्ता तो कुछ नहीं है। लेकिन जो आज की जो जेनजीज है, जो मतलब न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। बिल्कुल, उनके अंदर जो खाने के लिए सबसे सस्ता सॉस यूज होता है सर, वो सॉस की बोतल है जो आपने देखी होगी, ट्रांसपेरेंसी आती है पेटीज वगैरह खाने की सर। उस बोतल की अगर आप देखिए, बिस्लरी की जो बोतल होती है उस पर प्रॉपर लेबल लगा होता है सर, कि बिस्लरी ब्रांड की है, उस पर एफएसआई का लाइसेंस नंबर सब कुछ लिखा रहता है सर, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, रेट वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन जो बोतल सॉस की आती है
उसके ऊपर कोई भी लेवल वगैरह नहीं लगा नहीं रहता। अब वो बनी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायर कुछ नहीं लिखा रहता, क्योंकि वो प्योर जहर है सर। बिल्कुल वो एफएसएसआई की एक एडवाइजरी आई थी जिसमें बताया था कि वो सीधा किडनियों को डैमेज करता है सर। और बच्चे अब वो सॉस की कीमत एक्चुअल में 5 रुपए है। हाँ सोचिए इस जमाने में पानी से सस्ता कुछ नहीं है। पानी 20 रुपए का आता है 1 लीटर, और वो 1 लीटर सॉस 5 रुपए की आती है, तो वो कितना घातक है। हाँ वो क्या केमिकल है, प्योर केमिकल है। बेचने वाला तो बेचेगा सर, हाँ। लेकिन जब ग्राहक को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ऐसे सर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ ट्विस्ट वाली, कि जो गर्ल्स है स्पेशली, गर्ल्स चाउमीन बहुत खाती हैं। चाउमीन तो खाती अभी है। चाउमीन बहुत ट्विस्ट में ट्रेंड में चल रहा है सर। उसका एक रीजन है कि चाउमीन जब हम लोग बनाते हैं, गर्ल्स के अंदर सर एक चीज कॉमन है, यूट्रस का कैंसर। यूट्रस का कैंसर का पहले सीन ऐसा था कि 1000 गर्ल्स में से किसी एक को कैंसर होता था यूट्रस का। आज का सीन ऐसे है, हर 100 में से 5-10 को यूट्रस का कैंसर है। प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है कैंसर। उसका मेन रीजन रिसर्च हुई तो पता चला एमएसजी था सर। अच्छा। जो चाउमीन के अंदर जो क्रिस्टल सा व्हाइट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कार्सिनोजेनिक होता है। एफएसएसआई क्या करती है, हर चीज को खाने के अंदर डालने की परमिसिबल लिमिट डिसाइड करती है कि हम इसको खाने में इतना डाल सकते हैं, इतना डाल सकते हैं। लेकिन जो चाउमीन बनाने वाले होते हैं वो अनपढ़ गवार होते हैं। हाँ, उनको कुछ नहीं पता, दोष डालते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल डालते हैं, और ज्यादा उसमें टेस्ट तो आता है, टेस्ट आता है, कसीलापन आता है, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए डालते हैं, और वो कार्सिनोजेनिक होता है सर। गर्ल्स उस चाउमीन को खाती है और वो चाउमीन उनके लिए घातक है, इसलिए उस चाउमीन को खाने से उनको यूट्रस का कैंसर हो रहा है। ऐसे ये तो केवल 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, इसलिए ध्यान रखे बच्चे कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, इन सब के आंसर आने के बाद में प्लेट लेके बैठना है। बिल्कुल सर, सही बात है कि नहीं है? ये है सर, सही बताया आपने, बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। कोविड में भी सर एक लाइन चलती थी कि जान है तो जहान है। अब जान ही नहीं रहेगी तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब रहेगा। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, सबसे प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को रखो। पढ़ना लिखना के बराबर ही हेल्थ अपनी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, पहला सुख निरोगी काया। सही बात है, ये सारी चीजें इसलिए ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा, जैसा कि मैं एक यूं भी पूछना चाह रहा था कि अगर कोई गलती करता है तो क्या सजा मिलती है, तो आपने बता दिया कि 5 से 10 लाख का जुर्माना भी होता है और सजा भी मिलती है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जाना कि एफएसओ क्या है और क्या इनका वर्क प्रोफाइल है, हर चीज के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। इनसे हम जानना चाहेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कि किस तरीके से ये यहाँ तक पढ़े हैं और कैसे इन्होंने तैयारी की है। तो अब हम आगे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले कब दिमाग में आया कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है? बिल्कुल सर, इसका मैं आपको बताता हूँ सर, अपने जेन्युइन जो लाइफ में हुआ वही बताता हूँ सर। जी जी। मैं सर जब यूजी बीकानेर में था, अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहा था सर, उस टाइम 3rd ईयर तक मेरा कोई सीन नहीं था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का। मैं सोचता था कि आराम से पीएचडी करूंगा, प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मेरा एक दोस्त था सर बाड़मेर का, ठीक है, वो थोड़ा इकोनॉमिकली वीक था। नाम बता पाओगे उनका? छगनलाल था सर। अच्छा, छगनलाल, बहुत प्रिय मित्र था सर मेरा। अच्छा, आज भी हम लोग बहुत घनिष्ठ मित्र हैं सर। तो वो बेचारा मेरे को प्रेरित करता था कि देवाशीष आज नहीं तो कल लगनी तो अपने को जॉब ही है। फिर मैं उसको बोलता था कि यार बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने उसको कैसे भी करके फोर्स करके बोला अपन जेआरएफ की तैयारी करते हैं, अपने को वहां स्कॉलरशिप मिलेगी, अपन पढ़ पाएंगे। सही बात है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर में जनवरी से लेके मार्च तक जेआरएफ की तैयारी की। अच्छा, फिर उस बीच में आ गया सर लेबर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उस बेचारे को लगा कि बार बार मौका मिलेगा नहीं, तो वो मेरे को बीच में ही छोड़ के चला गया। हाँ, कि मैं तो नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मेरे घर के ठीक नहीं है। अब मैं सर अकेला पड़ गया। ठीक है, फिर मेरे को भी समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल करनी तो जॉब की तैयारी है। ठीक है, फिर उस टाइम मैंने डबल का फॉर्म भर रखा था। अच्छा, उसमें 21 पोस्टें थी जी, और मेरे पास 1 महीना था, 2 महीने थे। 21 जून को तो था प्रीपीजी का एग्जाम, और 28 मई को था डबल का एग्जाम, और अप्रैल निकल गई थी मेरी सर। बिल्कुल। अब मेरे पास ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं था। अब मैं सोचा कि अब तो गाड़ी या तो इस पार या उस पार। मेरे दादाजी की मेरे को वो लाइन हमेशा याद आती है। दादाजी बोलते थे कि जिंदगी में हिम्मत कभी नहीं हारनी है, डर गया जो मर गया। इसलिए हमेशा समस्या का सामना करो, जो सामना करता है वही जीतता है। फिर मैं सोचा 1 महीना हुआ तो क्या हुआ, मजा तभी आएगा इस 1 महीने में करेक्ट करेंगे। हाँ, ऐसे मन में कुछ बिठाना पड़ता है। बिल्कुल सर। फिर मैंने अपने दादाजी बदकिस्मती ऐसी रही कि बीच में ही मेरा साथ छोड़ के चले गए सर। कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई सर। पर उनकी बात और मुझे बताए हुए जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया वो हमेशा याद रहते हैं सर। फिर मेरे को सर अच्छा रॉयल की मैं एक रील स्क्रॉल कर रहा था, उसमें रॉयल संस्थान का प्री पीजी का और डबल का एक कोर्स चल रहा था सर। बिल्कुल, जो 1000 रुपए मिल रहा था, उस टाइम ऑफर चल रहा था। तो मैंने बिना सोचे समझे कोर्स ले लिया। रॉयल से मेरा पहले बहुत लगाव था, लेकिन मेरे को जुड़ने का मौका ऐसे मिलने वाला था सर। तो मैं उस तरीके से रॉयल कोचिंग से जुड़ा सर। बहुत बढ़िया। फिर मैंने सर उस कोर्स को पढ़ा। उस कोर्स से मेरे 2 फायदे हुए। एक तो प्री पीजी का एग्जाम मेरी 6th रैंक आई, और डबल का मैंने अच्छे से एग्जाम दिया और डबल मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत सबसे पहले वहीं से की थी। वहीं से किया आपने?
फिर उसके बाद मेरा प्री पीजी में चयन हुआ। हम्म। मैंने 2 एग्जाम दिए थे प्री पीजी का, जैसे मेरी 6 रैंक आई, और फिर मैंने एग्जाम दिया था सीयूटी पीजी का, ठीक जिसमें है। मेरा बीएचयू सिलेक्शन हुआ। बीएचयू में हो गया, बहुत बढ़िया। बीएचयू, लेकिन मैं अपने पारिवारिक निजी कारणों की वजह से नहीं जा पाया। फिर मैंने उदयपुर से ही अपनी एमएससी निरंतर रखी। बहुत अब बढ़िया। उदयपुर में जैसे ही मैं आया सर, तो उस टाइम अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आया था एफएस हाँ, 21 अक्टूबर को आया 21 था। अक्टूबर का। तो मैंने इसका फॉर्म भर दिया। मेरे को कहीं से पता चला कि इसमें अपने अपन भी एलिजिबल है एग्रीकल्चर। हाँ, मैं सोचा था बाद में देखेंगे सही बात है। लगेंगे नहीं लगेंगे, बस फॉर्म तो भर ही देते हैं। और बीच में बताना चाहूंगा 40 से ऊपर बच्चे जो लगे हैं रॉयल से, उनमें ज्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। अब उस टाइम में सर भर दिया। फिर मैं उदयपुर में आया, मेरी एमएससी की क्लासें चालू हुई, मिड टर्म हुए, तो दिसंबर में मिड टर्म वगैरह सब खत्म हो गए। बिल्कुल। उसके बाद मैं मकर संक्रांति की छुट्टियों पे घर चला गया सर। अब मैं लौट के आया 20 जनवरी तक घर से सर। अब वहां से वापस आया तो मैंने देखा मेरे सारे कमरे के आसपास के, जहाँ मैं हॉस्टल में रहता था, सब दोस्त गायब रहते थे। हाँ। मैंने सोचा यार दोस्त जाते कहाँ पे सारे। फिर एक दिन पता चला सब लोग लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं किसी। ठीक है। फिर एक दिन मैं भी भ्रमण करने चला गया, देखते लगे किसकी तैयारी कर क्या रहे हैं। चल रहा है। अब वहां देखे तो सब एफएसओ की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। फिर मैं बोला अपन क्यों खाली रहते हैं, अपन भी तैयारी करते हैं। फॉर्म तो भरी रखा। अब उस टाइम में फिर गया सर, तो मैंने देखा कि सब लोगों ने कोर्स ले रखे थे कोचिंगों के, और सब लोगों ने सब कुछ नोट्स वगैरह लिख के सब कुछ तैयार कर रखे थे, वो सिर्फ रिवीजन कर रहे थे। ठीक है। अब वहां मेरा आत्मबल सर एक बार तो कमजोर हुआ कि सब लोगों ने कोर्स पढ़ लिए, लिख लिए और रिवीजन भी कर लिया। और मेरी सर जून में एग्जाम था इसका, जनवरी पूरे निकल चुकी थी। बेसिकली मैंने फरवरी से तैयारी स्टार्ट की थी। अब उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस डाउन तो हो रहा था एक बार तो, कि अब मैं कहाँ कर पाऊंगा, लोगों ने तो सिलेबस भी पढ़ लिया। सही बात। लेकिन मुझे वो दादाजी की बात हमेशा याद आती है कि डर गया सो मर गया। जीता वही। जिंदगी में एक लाइन हमेशा याद रखो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिंदगी में हर कुछ संभव है अगर आप अपने प्रयास बेस्ट करो। बिल्कुल। तो फिर मैंने वही लाइन याद रखी। मैंने कहा 1 महीने में जब मैंने वो कर लिया, हाँ, तो ये भी कर लूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। सही बात है। फिर मैंने दिन रात मेहनत की और दादाजी का आशीर्वाद रहा मेरे पे, और मैंने इस एग्जाम को भी किया। बहुत बढ़िया। अब आगे मैं जानना चाहूंगा कि आप जब आपने ठान लिया कि अब मुझे पढ़ना है, तो कितने घंटे पढ़ते थे, रूटीन क्या रहता था आपका। रूटीन सर बेसिकली ये था कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे सर, पीजी हॉस्टल में। बिल्कुल। वहाँ 7 बजे उठता था सर मैं। उठने के बाद नहा धो के आराम से नाश्ता वास्ता करके 8 साढ़े 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। बिल्कुल। उसके बाद में 1:30 2 बजे तक पढ़ता था। फिर लंच करने हॉस्टल आता था वापस, फिर वहाँ आराम करके 3 साढ़े 3 4 बजे थोड़ी देर आराम करना जरूरी था। हाँ, आराम करना मतलब जरूरी, वरना उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। याद नहीं रहता, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 1 घंटे की वो पावर नैप लेके जाता था सर। उसके बाद फिर उससे मैं एकदम बूस्ट हो जाता था सर माइंड। फिर उसके बाद आराम से मैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ता था। ये मेरा रोज का रूटीन था। मैं इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। मेरा शरीर इतना एडजस्ट था, मैं 10-11 घंटे रोज पढ़ता था। मेरी एक चीज थी, देखो किसी भी विद्यार्थी के अंदर सर 3 चीज हमेशा होनी चाहिए। अच्छा। पहली चीज होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, अर्थात वो जिस चीज की तैयारी कर रहा है उसके प्रति निरंतरता होनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए। अगर आप बीच में एक दिन भी मिस करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। बिल्कुल। निरंतर चलो, जैसे कछुआ और खरगोश वाली कहानी होती है। कछुआ अपने आप को समझता है कि बहुत वो हूँ, लेकिन खरगोश की क्या होती है, निरंतर प्रयास होते हैं, इसलिए वो जीत जाता है सर। मतलब खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, कछुआ रेगुलर चलता है वो। बिल्कुल। तो मैं 10-12 घंटे की निरंतर करता था, और एक डेडिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। जी जी जी, निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल। मैं यही बताना चाहूंगा बच्चों को कि कोई भी बच्चा एग्जाम क्रैक कर रहा है तो 3 चीज जो है अरे तो P फॉर परजेंट, मतलब आप जो काम करे उसमें परजेंट रहो, जिसको आप कंटिन्यूटी बोल रहे हो। D फॉर डिसिप्लिन, मतलब जो काम हाथ में ले रखा है उसी को करो, फालतू की इधर उधर नेतागिरी करने का कोई मतलब नहीं। और D फॉर डेडिकेशन, मतलब कोई भी ऑप्शन आपके पास आ जाए तो पढ़ाई आपकी सर्वोपरि होनी चाहिए। आपकी आत्मा दिल ये कहे कि नहीं भाई पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल सर। डेडिकेशन के आगे सब चीजें फेल हो जाती है सर। और एक पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना जरूरी है। होना चाहिए। 1 साल में नहीं तो 2 साल में, समय कितना भी लग सकता है। आप अपने प्रयास निरंतर रखो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि एफएसओ का कंटेंट हमने पिछले भर्ती में बहुत अच्छा अवेलेबल कराया, अभी भी हम बहुत अच्छा अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन कंटेंट पढ़ने के साथ में टेस्ट की क्या भूमिका है, टेस्ट को किस तरीके से लेना चाहिए, और इनसे पूछते हैं आपने जब टेस्ट दिए थे तो आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया था या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली थी। मैंने सर ऑफलाइन ली थी। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए ज्यादातर ऑनलाइन स्टूडेंट रहे, कुछ ऑफलाइन बच्चे रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद में ऑफलाइन टेस्ट देने आए। ऐसा डब्ल्यूओ में भी हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी हुआ। और इनसे अपन जानते हैं अब कि अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट दिए थे तो टेस्ट का क्या वेटेज रहता है एक्चुअल में किसी एग्जाम को करेक्ट करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली। एक्चुअली सर एग्जाम का ऐसे सीन होता है कि एग्जाम में पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे कहीं ज्यादा टेस्ट सीरीज का होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा सर। बिल्कुल। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बिना टेस्ट के आप चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, बिना टेस्ट के काम नहीं होगा सर। नहीं, कई बच्चे टेस्ट दे देते हैं लेकिन वापस आके एनालिसिस नहीं करते भाई मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। अब सर क्या आप करते थे? बिल्कुल सर। मैं आपको एक सौभाग्य की बात बताता हूँ सर।
इस एफएसओ की जर्नी में मुझे दोबारा रॉयल से जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मैं ऑफलाइन एफएसओ मतलब रॉयल संस्थान से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर। बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी बेझिझक बिल्कुल नहीं सोचा, मुझे रॉयल पे पुराने समय से विश्वास था। बिल्कुल मैं बिल्कुल 12th पास की उस समय से मेरा सपना था कि रॉयल हाँ, रॉयल से कुछ जुड़ो। तो है सर कुछ हाँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल तो मैंने फिर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मैं आपको अपनी जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ सर जी। कि रॉयल के जो टीचर्स हैं सर उन्होंने वास्तव में मेहनत की है सर। मेहनत की टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वो कंटेंट वाले क्वेश्चंस बनाए हैं सर जो वास्तव में एग्जाम में आते हैं। सही ऐसे है। नहीं है कहीं से भी घास उठा के ले आए सर। हाँ हाँ मैं जब एग्जाम देने आता था सर तो मुझे लगता था कि जैसे मैं आरपीएससी का एग्जाम ही दे रहा हूँ सर। वास्तव में ऐसे लगता है। बिल्कुल सर, तो वास्तव में वही लेवल लगता था सर एग्जाम का। इसीलिए तो बहुत सर बढ़िया। मैं उस समय टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस होते थे सर उसमें मतलब मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। वो अच्छा। लेवल के क्वेश्चंस थे सर, उसका मेरे को फायदा मिला, मैंने एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो जो कट ऑफ गई है एफएसओ की या चाहे डब्ल्यूओ की, जो भी कट ऑफ जा रही है अभी, चाहे सुपरवाइजर की बात कर लो आप, हम लोग विशेष तौर पे डब्ल्यूओ और एफएसओ के अंदर इस लेवल का पेपर लेके आ रहे थे कि बच्चे के 50% बच्चा हमारे से पढ़ा सब कुछ किया लेकिन वो 50-55% से ज्यादा नहीं ला पा रहा था। तो उस टाइम आपकी रैंक कौन सी आती थी टेस्ट के अंदर जो दिए थे? मेरी उस टेस्ट में हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर ने बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए थे सर। हाँ। वही लेवल के क्वेश्चन देते थे, मीडियम भी होते थे और हार्ड भी क्वेश्चन होते थे जो आरपीएससी का पैटर्न है। बिल्कुल मेरी बिल्कुल टेस्ट में हमेशा मोस्टली पहली दूसरी रैंक रहती थी। अच्छा। कभी कभी फोर्थ फिफ्थ आती थी जब मैं कभी रिवीजन नहीं कर पाता था अपने नोट्सों का। हाँ हाँ लेकिन जब मैं प्रॉपर रिवीजन करके आता था तो मेरी पहली दूसरी रैंक आती थी। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि कोर्स के साथ में विशेष तौर पे लास्ट टाइम में आप टेस्ट सीरीज का जरूर ध्यान रखें और अपने आप को एनालिसिस करें। और ये मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसमें टेस्टों को घास फूस की तरह मत दिया करो आप लोग, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने का मतलब आप यूं ही समझा करो हमेशा कि फाइनल एग्जाम में बिल्कुल इसकी रैंक और एग्जाम की रैंक को एक जैसा समझना चाहिए कि अगर इसमें आपकी रैंक आ रही है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा। अगर इसमें आपकी रैंक नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं पीछे, उसको आपको काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। आप इसकी रैंक को नजरअंदाज मत किया करो कि हाँ। हमारी रैंक पीछे आ रही है किसी दिन आगे आ जाएगी, नहीं, हमेशा टॉप पे रहो। टॉप पे बिल्कुल। रहोगे तो उस एग्जाम में भी आप 100% सक्सेस ले पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने समझे हैं। अच्छा 200 पोस्ट में एक बच्चा भी लगता है तो बहुत बड़ी बात होती है। 40+ बच्चे अपने यहाँ से सेलेक्ट हुए जिनमें से एक आप भी है। आप हमारी रॉयल टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर रॉयल टीम के लिए मैं जितना शुक्रिया करूं बहुत कम है सर। मेरे को जिंदगी में दो बार सौभाग्य मिला रॉयल कोचिंग से जुड़ने का। दोनों बार सर मुझे वो कंटेंट मिला जिसकी मैं अपेक्षा करता था कि वास्तव में जो जिस कंटेंट के लिए मैं जुड़ा दिल से वो मुझे मिला सर। और मैं रॉयल कोचिंग के जो टीचर्स हैं सर उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। उन्होंने जो इस तरीके का हमको कंटेंट प्रोवाइड किया, जिस तरीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई सर, मतलब ओवरऑल सर बहुत बेस्ट था सर। मेरा रिव्यू यही है सर कि मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं रॉयल का भी बहुत बड़ी भागीदारी है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रॉयल से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन इस संस्थान का फायदा वही बच्चा उठा पाता है जो वास्तव में डेडिकेशन के साथ में लास्ट तक लगा रहता है। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने 5 एग्जाम क्रैक किए हैं उसमें 90% रॉयल का हाथ है, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि एक संस्थान केवल 10% भूमिका निभा सकता है आपके सिलेक्शन के अंदर, 90% भूमिका बच्चे की होती है। आप अगर हम कितना ही बढ़िया पढ़ा दो, अगर आप वापस टेस्ट नहीं दोगे, वापस सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो रॉयल की मेहनत कोई काम में नहीं आएगी। जितने घंटे आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो या फिर वीडियोस देखते हो, उतने घंटे आपको कम से कम वापस सेल्फ स्टडी करनी है। तो वही बच्चे जो है नौकरी लगते हैं, वही बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं जो वापस खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। किसी भी कोचिंग के भरोसे रह के मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नौकरी लग सकता है। इसलिए हमारा एक छोटा सा पार्ट है, हमारा एक प्रयास है, हम आपको ज्यादा घंटे आप मेहनत करके कंटेंट अगर लाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोचिंग इतना सा काम करेगा कि समराइज करके आपको एक जगह दे देगा, लेकिन उसको याद करने का काम आपको है, बार बार रिवीजन करने का काम आपको है, टेस्ट देके गलतियां दूर करने का काम आपको है। और देवाशीष और जिस तरीके से जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी टीम का कि आपने कंटेंट अच्छा दिया, साथ का साथ आपने टेस्ट सीरीज में तगड़ी मेहनत की, जो कि बच्चे अपने मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं वास्तव में सर, चाहे सुपरवाइजर की हो चाहे डब्ल्यूओ की हो। और जिस तरीके से हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ अभी भी जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि एग्जाम तक संस्थान के द्वारा कोई कमी ना तो छोड़ी जाएगी, ना आज तक हमने छोड़ी है। लास्ट में मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसे बच्चे जो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो उन जो न्यू एस्पायरेंट्स है आपके पास में या सामने जो आने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मेरा उनसे बस एक ही चीज का कहना है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। जिंदगी में जैसे वो दशरथ मांझी को देखा होगा आपने सर, बिल्कुल वो बिल्कुल। पहाड़ उसने तोड़ दिया सर। उससे आपको क्या सब लोगों को सीखना चाहिए कि वो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारा। हाँ, नहीं एक हारा। बार नहीं, अकेले व्यक्ति ने पूरा पहाड़ काट दिया। ऐसे आप बिल्कुल काट लोग दिया, एक बहुत प्रयास बड़ी में, बात 2 है। प्रयास में नहीं हुआ तो आप चिंता मत करो, सही आप बात अपनी है। मेहनत जारी रखो।
आपका एक दिन होगा जरूर, कभी हिम्मत मत हारो। और वो कारण भी नोट कर लो कि किन वजह से, जैसे हाँ। आपने एक एग्जांपल दिया था कि सिलेक्ट हुआ, जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसके बीच बिल्कुल में क्या बिल्कुल सर, गैप रहा। बिल्कुल सर। किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको, जो मैं करता था वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा दो चीजें पूछता था। जिन विद्यार्थी का किसी एग्जाम में जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें किनका सिलेक्शन हुआ, मैं उनसे बिल्कुल भी बात करता था, और बिल्कुल जिनका नहीं हुआ उनसे भी बात करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो कारण जानता था कि जिनका हुआ उनका क्यों हुआ, अच्छा, और जिनका नहीं हुआ उनका क्यों नहीं क्यों हुआ। नहीं हुआ। नहीं होने वाले ने क्या कमी की थी, और होने वाले ने ऐसा क्या अपनाया था जिससे उसका सिलेक्शन हुआ। हुआ, इन सही चीजों बात को आप है। एनालिसिस करोगे तो हो सकता है आपको गलतियां ना करो। बिल्कुल ये सारी बिल्कुल चीजें, और लास्ट में मैं आपको दो चीजें बोलूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को, मेरी जो जर्नी थी उसमें मैं आपको दो अपने दो मूल मंत्र बताऊंगा बिल्कुल कि किसी भी विद्यार्थी को कंपटीशन में क्रैक करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे गुरुजी ने बताई थी मेरे को जब मैं बिल्कुल पढ़ता था 10th क्लास में। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है स्पीड। बिल्कुल। डायरेक्शन मीन्स दिशा, दिशा। और स्पीड मीन्स गति। आपको लगे ऐसा होगा कोई साइंटिफिक चीज है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल रिलेवेंस है अपनी जर्नी में। बिल्कुल डायरेक्शन से आप ऐसे समझो कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी व्यक्ति को जयपुर जाना है। बिल्कुल अब उदयपुर से जयपुर की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर सर, बिल्कुल और स्पीड का मतलब गति है। अब उसका फिक्स क्राइटेरिया है कि उसको 10 दिन में जयपुर पहुंचना है। डिस्टेंस उदयपुर से जयपुर की 100 किलोमीटर है, 10 दिन में बिल्कुल। उसको पहुंचना है। तो कम से कम उसको एवरीडे 10 किलोमीटर चलना चलना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल अगर वो चलना 9 पड़ेगा। किलोमीटर चलेगा तो 10 दिन में नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा। 10 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ, कम से कम 10 किलोमीटर चलना चलना पड़ेगा आपको। ऐसे ही एग्जाम में होता है। एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म भरा, तो आप एनालिसिस करो कि फॉर्म भरने के बाद नोटिफिकेशन आया तो डेट एग्जाम की कब है, कब है। डेट है उस बीच में कितने दिन है अपने पास, बिल्कुल क्या बिल्कुल। सिलेबस है। और डायरेक्शन का मतलब है पहले आप डिसाइड करो अपना गोल और एम कि मेरे को जाना कहाँ पे है। जाना कहाँ पे जब है। आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ पे है तो आप किस गति से चलोगे। जब सही आपको बात। पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ, अब मैं मेरे को जाना पता ही नहीं है मेरे को जयपुर जाना है, तो मैं कहीं भी, मेरे को पता ही नहीं, मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा अपनी जर्नी तक, नहीं नहीं डेस्टिनेशन पहुंच तक। पाओगे, सही बात। इसलिए अपने को डायरेक्शन भी पता होना चाहिए अपने को जाना कहाँ है। बिल्कुल, उसका मतलब बिल्कुल। अपने कंपटीशन में ये होता है, आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेरा गोल और एम क्या है, मेरे को किस किस जॉब में लगना है। बिल्कुल आपने पहले वो डिसाइड कर लिया कि मेरे को मान के चलो एफएसओ बनना है। अब फिर आप ये देखो कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आया, एग्जाम कब है, उस बिल्कुल। बीच में कितने दिन है, कितना बड़ा सिलेबस है। तो आप उस चीज को डिवाइड करो डे बाई डे कि मेरे को कम से कम तो इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, करना ही पड़ेगा। जिससे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ। बिल्कुल ये दो चीज आप लाइफ में ध्यान रखोगे ना, टाइम, वो स्पीड और डायरेक्शन, तो बिल्कुल। आप कभी फेल नहीं होगे। इन चीजों को मैं फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, जैसे किसी बच्चे की डिग्री हो गई है या वो डिग्री के साथ में चल रहा है, तो वो ध्यान रखे कि उसको आगे इन फ्यूचर क्या करना है। तो आप 24 घंटे में से कम 10-12 घंटे आप अपनी नौकरी के लिए, जो भी आप लगना चाहते हो उसके लिए निकालो, पढ़ना चालू कर दो। जैसे मान लो मुझे डब्ल्यूओ बनना है और मैं फर्स्ट ईयर का बच्चा हूँ, मुझे पता है मुझे डब्ल्यू या सरकारी नौकरी लगना है, तो सरकारी नौकरी लगने के लिए जो सिलेबस है, मैंने वीडियो बना के भी बताया आपको, जो सिलेबस है वो लिख लो, उसको रोजाना पढ़ना चालू करो। 6 घंटे कॉलेज के कंटेंट के दो, 6 घंटे वो अलग टॉपिक पढ़ो जो कि आपकी नौकरी में आ रहे हैं। तो 4 साल के अंदर तो वैकेंसी आते ही तुरंत लग जाओगे आप। अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप कहां तक, आपको लगता है कि जहां तक आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए, या फिर अभी और आगे आपको जाना है, और जाना है तो कहां तक जाना है, थोड़ा सा आप बच्चों को सर इसका मैं बताता हूँ कि मेरे दादाजी थे सर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा वो महिला अधिकारिता विभाग में, वो एक ही पोस्ट से रिटायर हुए थे सर। अच्छा उनका शुरू से ही सपना था कि वो फोर्स में जाएं सर। अच्छा उनका लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का सपना था, लेकिन उनकी आईसाइट वीक थी, इस वजह से वो कभी जा नहीं पाए सर। जी जी। तो वो मेरे को बोलते थे कि यार तू कभी आईपीएस वाईपीएस तो बनना यार। हाँ तो मैं दादाजी के लिए हमेशा सोचता था कि दादाजी जरूर बनूंगा। तो हाँ। शुरू से मेरा ड्रीम था मैं दादाजी के लिए एक बार आईपीएस तो बनूं। अच्छा लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि उसके कैडर फिक्स होते हैं। हाँ अब यूपीएससी से क्या पता किसी को नॉर्थ इंडिया का कैडर मिल गया, किसी को बिल्कुल, साउथ बिल्कुल। इंडिया का मिल गया। तो मेरे को क्या, मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज है कि मैं घर से दूर नहीं रह सकता था। अच्छा मुझे अपने घर के पास रहना जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए फिर मैंने यूपीएससी का भी तैयारी को सोचा तो था, लेकिन उसमें स्किप कर दिया सर। अच्छा ठीक है। इसलिए अभी मैं सोचता हूँ कि मेरा ड्रीम जो है, अभी मैं आरएस के थ्रू एसडीएम या डीएसपी बनूं सर। वेरी मेरा गुड। ड्रीम जो है, मैं इसके लिए निरंतर भविष्य में प्रयास करोगे आप, नौकरी के साथ में पढ़ोगे। बिल्कुल। वेरी गुड। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और उसके लिए निरंतर कंटिन्यूसली आपको प्रयास करने पड़ेंगे। देवाशीष आज अपने साथ में आए, इन्होंने अपने विचार शेयर किए और पूरी जर्नी शेयर की। आज हमने देखा कि एफएसओ क्या होता है और किस तरीके से बनते हैं और उनके मन में विचार किस तरीके से होते हैं जो कि नौकरी लगते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपने जिस तरीके से प्रयास अभी तक किया है, और आप सबसे बड़ी बात है आज तक जितने भी फॉर्म भरे उनमें आपने उस एग्जाम को क्रैक किया, फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ है। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी पढ़ते रहे, जारी रखें अपनी पढ़ाई, और आपके दादाजी का जो सपना है उसको आप जरूर जो है पूरा करें। आप पधारे, आपने दिल से अपनी बातें जो है बच्चों के साथ में रखी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जिस तरीके से गाइडेंस बच्चों को दिया है और जो मोटिवेशन आज बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद में मिलेगा, उससे डेफिनेटली बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत फायदा होगा। आगे में और इसी तरीके से जो हमारे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं उनके साथ में पॉडकास्ट लेके जरूर आऊंगा। और पुनः बताना चाहूंगा कि संस्थान ने हमेशा ईमानदारी से काम किए, आगे भी हम कड़ी मेहनत करेंगे। ऐसे बच्चे जो इस संस्थान के साथ जुड़ के
अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वो बच्चे 11-12 फाउंडेशन से डब्ल्यू एओ एआरओ डब्ल्यूआरओ एफएसओ जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसीज है उनकी आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हो। हमारा जो ऐप है उस पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उस ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाके आप सब चीजें चेक कर सकते हो। एफएसओ से रिगार्डिंग जो भी जानकारी है उन जैसे सिलेबस है या और कुछ कट ऑफ है, इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां जाके डाउनलोड करें, चीजों को एनालिसिस करें। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप भी ठान लोगे तो डेफिनेटली आपकी भी नौकरी लगेगी और आप अपने परिवार के लिए वो योद्धा तैयार हो जाओगे जिसकी आपके परिवार को जरूरत है। देवाशीष आप पधारे बेटा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट में एक लाइन भी बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए जो मैं हमेशा अपने जहन में रखता बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। वो मैंने भी किसी से सुनी थी पर वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। मैं कभी भी जब लो फील करता हूँ लाइफ में तो वो लाइन हमेशा याद रखता हूँ। जी जी। आंखों में जब अरमा लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में जब अरमा लिया मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल है आसान है जो बस ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बढ़िया।